नमस्कार। तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। चलो तो उसके बाद में अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी है ना बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अपन कल लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे बलबन, ठीक है। तो एक बार बलबन से ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हल्का सा एक बार रिविजन देख लो। एक्चुअली रिविजन जो है आपका वो होगा प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत के अंदर ही कुछ एक आदि एक एक टॉपिक अपन हमेशा थोड़ा देखते जाएंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। एक टॉपिक हम लोगों ने इसका रिवीजन किया भी था पहले कि दर्शन, ठीक है। तो भारतीय दर्शन ये जो इंपॉर्टेंट है और ये प्री प्लस मेंस का दोनों का ही टॉपिक है और इसमें से हर बार जो है वो आपके प्रश्न आते ही आते हैं। अभी जो दर्शन है उसमें आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन अपने पहले भी बात हुई थी कि यहां पर जब अपन दर्शन के मामले में जब आस्तिक और नास्तिक की बात करते हैं तो यहां पर ईश्वर की वर्ड नहीं है, की पॉइंट नहीं है। यहां पर जो की वर्ड है वो है वेद। जो वेदों को और वैदिक साहित्य को सही मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, उनको तो हम लोग कहते हैं आस्तिक। और जो लोग वेदों की सत्ता को पूर्णतया स्वीकार नहीं करते, ठीक है, उनको कहते हैं नास्तिक दर्शन। यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग वेदों को पूरे तरीके से नकारते हैं। वेदों की बहुत सारी बातों को अच्छा मानते हैं पर कहते हैं सारी सारी बातें इतनी सही नहीं है। तो जो आस्तिक दर्शन है इनकी संख्या है 6, इसलिए इनको बोलते हैं षड दर्शन। और ये जो नास्तिक दर्शन है इनकी संख्या है 3 मुख्य रूप से। और ये 3 अपन जो जो पढ़ते हैं वो आप लोगों को पढ़ता है। एक तो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन, एक पढ़ते हैं जैन दर्शन और एक पढ़ते हैं अपन लोग इसके अंदर चारवाक। बौद्ध के बारे में आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, जैन के बारे में भी रिवीजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन लोगों ने इतनी बार किया है लगातार फ्रिक्वेंटली। चारवाक के बारे में, तो चारवाक तो इतना इंटरेस्टिंग दर्शन है। चारवाक को तो यदि कोई व्यक्ति एक बार सुन लेना तो उसके बाद में उसको कभी भूलता ही नहीं है। कि चारवाक को एक तो लोकायत दर्शन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। अब इसके प्रतिपादक कौन है, इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में, क्योंकि है ना बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके प्रतिपादक बृहस्पति थे और वास्तव में बृहस्पति ही थे। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चारवाक करके एक कोई हिसाब ऋषि हुए थे, इस कारण से इसका नाम था चारवाक। इसके बारे में बाकी आपको पता ही है, ईश्वर को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, पुरुषार्थ भी केवल दो ही आपके मानते, 2 ही, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष को मानते भी नहीं है। वो तो सीधी सी बात है कि जब ईश्वर को मान नहीं रहे हैं, पुनर्जन्म को मान नहीं रहे हैं, तो फिर मोक्ष को तो मानेंगे ही क्यों। और फिर धर्म की कोई बात है ही नहीं क्योंकि ये कहते हैं पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। इधर षड दर्शन, ये जो आस्तिक है, इनकी संख्या 6 है। पहला जो है वो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो संस्थापक थे वो थे जैमिनी। सेकंड नंबर जो है वो है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो संस्थापक है, प्रवर्तक है, वो है बादरायण। फिर अपन थर्ड नंबर बात करें, कोई सा भी लिख लो, तो सांख्य। सांख्य के आपको पता ही है, सांख्य के जो भी प्रवर्तक है उनका संबंध राजस्थान में है, सब राजस्थान में भी लोकायत से है। और इनके जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल मुनि, ठीक है। फोर्थ नंबर अपन बात करें तो वो है योग। योग के प्रवर्तक आपको लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि साहब योग के प्रवर्तक कौन थे, सबको पता है पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। उसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवे की। पांचवा जो है वो है न्याय। और न्याय के प्रवर्तक आप ध्यान रखना, गौतम ऋषि। और उसके बाद में सबसे लास्ट हो जाता है छठा। छठा जो है वो है वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के जो थे वो थे है ना कणाद, या फिर इनका नाम उलुक भी है, इस कारण से वैशेषिक दर्शन को औलुक के दर्शन भी कहते हैं। तो आज तो आप एक बार इनके सबके नाम एक बार याद कर लेना। बाकी और अपन जो है इनके है ना दर्शन के बारे में भी एक दिन और कभी न कभी देखेंगे। चलो तो इतना सब कुछ एक बार इसका फोटो खींच लेना आप अपनी आंखों से, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अपन पढ़ रहे थे कल की क्लास के अंदर बलबन। किसके बारे में पढ़ रहे थे? बलबन।
बलबन से पहले हम लोगों ने कुछ और पढ़ा था, एक दो पॉइंट है जो आप देख लो, वैसे तो ज्यादा आपको याद रखने की इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। कि हम लोग देखते हैं रजिया से, तो रजिया के बारे में अपन बात करते हैं तो एक तो ध्यान रखना कि ग्वालियर अभियान के बाद में इल्तुतमिश ने रजिया के नाम के सिक्के चलाए थे, अर्थात उसने ऐसे सिक्के चलाए जिसके ऊपर रजिया का नाम था, ताकि इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाए सावधान जनता के बीच में। ये कुबा अर्थात कोट और कुला पहनकर दरबार के अंदर आती थी, कुबा और कुला पहनकर दरबार में आती थी, सिंहासन का प्रयोग करती थी, रजिया तीरंदाजी, घुड़सवारी, शिकार आदि भी करती थी। इसने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को जो है वो महत्वपूर्ण पद प्रदान किए थे, और इन्हीं विश्वसनीय, रजिया को ऐसा लगा था कि ये लोग सारे के सारे मेरे लिए विश्वसनीय रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन सारे के सारे रहे नहीं। कबीर खान ने सबसे पहले धोखा दिया, ठीक है, उसके बाद में सब अल्तुनिया ने भी धोखा दिया, और फाइनली ऐतकी ने जो सब वो भी इसके अगेंस्ट आ गया। केवल एक याकूत था जो इसके पक्ष में रहा अंतिम समय तक। ठीक है, तो ये तो इनके विद्रोह के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। अल्तुनिया से इसने कालांतर के अंदर शादी भी करी। मिनहाज उस सिराज एक लेखक है और उसकी पुस्तक है तबकात नासिरी। ठीक है, अपन लोगों ने कल पढ़ा था एक नासिरुद्दीन करके एक व्यक्ति के बारे में, तो ये जो पुस्तक तबकात नासिरी है वो उसी नासिरुद्दीन को समर्पित है जिसने 20 साल तक शासन किया था बलबन से जस्ट पहले। इसके बाद में बहराम शाह आया। बहराम शाह के समय एक ही प्रश्न बनता है, एक क्या दो आप मान लो, कि एक तो एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था नायब मुमलिकात या फिर नाइब मुमलिकात। पहला तो आपका प्रश्न यही है, और दूसरा जो पहला नायब मुमलिकात था वो था ऐतकीन। वो कौन था? ऐतकीन। उसके बाद में अपन बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद की। ठीक है, तो नासिरुद्दीन वो जो महमूद है उसके बारे में अपने कल बात हो गई थी। 20 साल तक शासन किया, लेकिन इसके समय सारी शक्तियां बलबन के पास में थी, तो है ना बलबन 20 साल तक जो है वो इसका नायब मुमलिकात रहा। हालांकि बीच में एक बार बलबन का विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए बलबन का ट्रांसफर किया गया था, और इसका ट्रांसफर किया गया था हांसी, हरियाणा। लेकिन बलबन भी इतना समझदार था कि उसने वक्त की नजाकत को समझा, और वो बलबन को लगा कि अपना वक्त अभी नहीं है, अपना वक्त आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। तो उसका टाइम जल्दी आया और वो वापस आता है, वापस आके अमीरों का दमन करता है, वापस जो है वो अपने पुराने पद पे चला जाता है जिसका नाम था नायब मुमलिकात। और नासिरुद्दीन के बारे में आपको पता ही है, ये फ्री टाइम में बैठ के जो है वो है ना कुरान की प्रतिलिपियां बनाता था, और इसके अलावा टोपियां भी सीलता रहता था, और लोग इसके द्वारा सीली हुई टोपी को पहनकर बहुत गर्व के साथ कहते थे कि ये कोई साधारण टोपी नहीं है, इस टोपी को सीलने वाला सुल्तान खुद है। अब भले सुल्तान कमजोर है वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी सुल्तान के द्वारा सीली हुई टोपी। आज की तारीख में आप देख लो कि किसी भी राष्ट्र के अंदर वहां का मतलब है ना पीएम या फिर है ना प्रेसिडेंट ऐसे किसी को कोई भी कपड़ा वपड़ा सील के हाथों से दे तो आदमी उसको पहने ही नहीं। आदमी कहे अरे साहब यार ये तो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा बनाई हुई है पूरी पूरी। तो खैर ये जो कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था और इसके अलावा टोपियां भी सीलता था। इसके बाद में एरा आता है बलबन का। तो बलबन के बारे में सिंपल से वही फैक्ट्स वापस, इल्बरी तुर्क था, इल्तुतमिश भी इल्बरी तुर्क था। ठीक है, ठीक है, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, चालीसा दल का मेंबर भी था, और फिर अलग अलग टाइम पर इसको अलग अलग प्रमोशन मिले। अब इसके प्रमोशन की सीक्वेंस क्या है वो एक बार आप देख लेना। सबसे पहले जो है वो अमीर शिकार, ये लगातार है ना ये इसके लगातार प्रमोशन ही हो सब होते जा रहे थे। अमीर शिकार एक महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन ये अमीर शिकार से हटके बना अमीर आखुर, उससे भी ज्यादा अच्छी। उसके बाद में बना अमीर हाजिब, तो ये भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और फिर सबसे लास्ट में तो नायब ही बन गया था। तो नायब तो सब कुछ ही था, सर्वे सर्वा था। तो ये इसके थे। फिर अपन लोगों ने इसके बारे में कल जो है अब अपन बात करते हैं इसके बारे में कि भी ये क्या थी। मैंने कहा ना कल आपको बलबन के बारे में थोड़ा सा विवरण दिया था कि बलबन बरनी कहता है, हालांकि बाकी वाले इतिहासकार भी कहते हैं कि बलबन बहुत ही खड़ूस था और बहुत ही बद्दा था। ठीक है, तो ये मतलब अलग प्रकार का कॉम्बो था। और मैंने आपको कहा ही था कि इसका चेहरा इतना छोटा था जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो तो बर्नी तो इसे खूब भी मजाक उड़ाता है। बर्नी तो कहता है कि इसकी हाइट इतनी कम थी लेकिन फिर भी इसको अच्छा दिखने का शौक इतना ज्यादा था कि ये उल्टी सीधी हरकतें करता था। उल्टी सीधी साफ हरकतें कैसे? एक तो इसको कभी भी कोई हंसता हुआ आदमी सुनाता ही नहीं था। कोई भी आदमी किसी भी बात पे हंसता था ना तो वो इसको लगता था कि ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और वो होता ही है ना
चोर की दाढ़ी में तिनका। कभी आपने कभी कुछ न कुछ गलत किया हुआ होता है या फिर आपके अंदर कोई न कोई कमी होती है तो आपको लगता है साहब ये है ना, ये हो ना हो पक्का मुझे ही देख के हंस रहे हैं। तो वो तो मतलब है ना, अपन लोग भी फील करते हैं कई बार कि अपन लोग कभी इधर उधर कहीं पे चले जाते हैं बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में, वहां पे कोई भी हंसे तो फिर अपने को डाउट होता है कहीं यार कहीं मैं है ना सब मेरे ऊपर तो नहीं। तो कहते बलबन की यही स्थिति थी, बलबन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए फिर बलबन समय समय पर खूब सारे नियम बनाएगा अपने अमीरों के लिए। जब तक ये केवल गुलाम था और चालीसा दल का सदस्य था तब तक तो इसको इतना लोग जानते भी नहीं थे। उसके बाद में नायब था तब भी इसको लोग जो कम ही जानते थे, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट था, खूब ज्यादा स्ट्रिक्ट था। लेकिन जैसे ये सत्ता में आता है तो उसके बाद में तो इसने एक दिन तो हद ही कर ली। हद तो क्या, ये दिन ब दिन हद है, सब मतलब है ना हदें करता ही गया। वो तो एक दिन दरबार के अंदर कोई सा हंसा हंसा तो एकदम से बलबन को लगा क्या पता यार मुझे देख कैसे होंगे। तो एकदम से बलबन खड़ा हुआ और बलबन ने कहा तुम लोग हंसे कैसे। तो वो एकदम से अमीर सक पका गए। अमीरों ने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तो यूं ही इसने कोई ये जो मेरा दोस्त था इसने कोई ऐसी कोई हंसने वाले कोई है ना चुटकुला वुटकुला सब है ना सुनाया इसलिए हंसी आ गई। तो वो साहब बलबन ने अपनी आंखें तरेर कर कहा कि तुम लोग यहाँ पर दरबार के अंदर काम करने के लिए आते हो या फिर चुटकुले वुटकुले है ना सुनने के लिए आते हो। तो वो अमीरों ने कहा सॉरी सर मतलब। तो फिर इसने कहा आज के बाद में दरबार के अंदर सब डिसिप्लिन से रहेंगे, कोई भी हंसेगा नहीं, कोई भी चुटकुला सुनाएगा नहीं और कोई भी इधर उधर की बात करेगा ही नहीं। दरबारी उनका ठीक है साहब। नेक्स्ट डे मतलब एक दो दिन बाद में वापस बलबन ने नोटिस किया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे जो है वो बहुत स्माइली थे। ठीक है, तो बलबन ने साहब उनकी तरफ देखा और बलबन ने कहा तू है ना मुस्कुराया कैसे। उसने कहा नहीं सर। नहीं कैसे, मैंने तेरे को देखा है तो मतलब अभी मुस्कुरा रहा था। तो उसने कहा नहीं सर वो तो कोई घर की बात एक्चुअली याद आ गई थी घर पे, आज वो क्या हुआ कोई छोटा मोटा ऐसा फनी इंसिडेंट हो गया था तो वो एकदम से याद आ गई इसलिए वो चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ गई होगी, वैसे तो नहीं ऐसा में। तो एक बात बताओ तुम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हो या फिर घर की बातें याद करने के लिए आते हो। उनका सॉरी सर। तो फिर इसने कहा आज के बाद में बोले घर की बात याद आए बोले कोई बात याद आए, हंसना नहीं है मतलब नहीं। तो वो अमीर उनका ठीक है साहब। अब उसके बाद में बलबन को फिर भी अब सब डाउट ही डाउट, बलबन को लगे कि निकम में ये है ना मन ही मन हंस रहे होंगे मेरे साहब है ना मेरे ऊपर मुझे देख देख के। तो मतलब इसलिए एक दिन तो इसने अपने अमीरों को इकट्ठा किया, अमीरों को इकट्ठा करके कहा इधर आओ तुम लोग। अमीर आए सारे, हाँ सर बोलो कि आज के बाद में तुम्हें पता है मैं है ना सुल्तान हूं और सुल्तान बहुत बड़ी चीज होता है। अमीरों ने कहा हाँ साहब। तो कहा जो सुल्तान जो होता है ना वो मतलब है ना ईश्वर के आशीर्वाद से बनता है। अल्लाह के बाद में पैगंबर और पैगंबर के बाद में नेक्स्ट स्थान जो होता है ना वो होता है सुल्तान का। मतलब है ना सुल्तान इतना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तुम लोग जितना बाकी वालों से डरते हो ना ऊपर वाले से उतना मुझसे भी डरो, उतना नहीं तो भी उससे थोड़ा सा कम तो मुझसे भी डरो। और फिर सुल्तान बनता वही है जिसको ईश्वर अपनी तरफ से अपॉइंट करता है, क्योंकि ईश्वर अब साहब देखो खुद तो कहां जाएगा, इसलिए वो है ना राजा बनाता है। तो अमीरों ने कहा हाँ सर हमें आपकी बात तो समझ में आ रही है। तो देखो राजत्व का देवीय सिद्धांत होता है, जिसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद होता है वही है ना राजा बनता है और मेरे ऊपर वो है। समझ गए। अमीरों ने कहा हाँ सर समझ गए। और सुनो एक बात और, एक सुल्तान जो होता है ना वो जिल्ले इलाही होता है। ठीक है, ईश्वर की छाया, मतलब ईश्वर खुद तो आएगा नहीं हर जगह, इसलिए उसने अपनी छाया भेजी है यहाँ पे शासन करने के लिए। तो फिर एकदम से यूं सा बलबन जोर से चिल्लाया बताओ सुल्तान क्या होता है। तो सब ईश्वर की छाया होता है जिसको बोलते हैं जिल्ले इलाही। और सुनो जिल्ले इलाही तो होता है साथ ही साथ सुल्तान जो होता है वो नियाबत खुदाई होता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि। अमीरों ने कहा हाँ सर समझ में आया। बलबन ने कहा मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना समझ में आया, पर फिर भी नहीं आया हो तो घर पे जाके 10-20 बार रिवीजन करना और रिवीजन करने के बाद में रट लेना तुम लोग कि सुल्तान जो होता है वो जिल्ले इलाही होता है, नियाबत खुदाई होता है। अमीरों ने कहा ठीक है साहब समझ में आया, आगे बताओ। बलबन ने कहा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आप देखना कि यह राजत्व की देवी सिद्धांत में विश्वास करता था। ही बिलीव्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी। ठीक है फिर अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान वॉज, इसके अनुसार सुल्तान जो होता है वो जिल्ले इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही शैडो ऑफ गॉड एंड नियाबत खुदाई रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो इसने बलबन ने कहा मैं ये सब कुछ हूं। तो लोगों ने कहा ठीक है साहब मान लिया। तो कि तुम लोग कभी एक बात बताओ ईश्वर के सामने कभी आंखें से आंखें मिलाते हो क्या, मतलब किसी की हिम्मत होती है। एक कोई अमीर बोला नहीं साहब। तो बस आज के बाद में जब भी दरबार में आओगे ना तो मेरे प्रति सब है ना रेस्पेक्ट दिखाओगे,
इसलिए दरबार में आने के बाद में ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, और ये तुम्हारा पूरा थोबड़ा, ये पूरा पूरा झुका हुआ होना चाहिए ऐसे। तुम लोग केवल अपनी आंखों से अपने अंगूठे देखोगे, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, कभी कोई ज्यादा ऐसे कोई अर्जेंट काम है, मैंने खुद ने कह दिया कि हाँ भाई इधर देख बात करते हैं अपन, तो एक बात अलग है, वरना हमेशा रेस्पेक्ट दिखाओगे। तो वो अमीरों का ठीक है सब दिखाएंगे। अब अमीरों की हालतें धीरे धीरे सब खराब होती जा रही थी, क्योंकि बलबन जो है वो लगातार अमीरों के ऊपर अब जो है ना सब सिकंजा मतलब ना सब कसता ही जा रहा था, कसता ही जा रहा था। अमीरों को भी लग गया था कि यार पहले अपने खूब ही मजे कर लिए, ठीक है, अब कम से कम टाइम में अपना एक बार वापस थोड़ा खराब आ गया है, क्योंकि सब बलबन का शासन है। तो आरंभ के अंदर अमीर जो है वो बलबन से भयंकर नफरत करते थे, पर आप धीरे धीरे देखना बलबन ने अपने इसी प्रकार की हरकतों से अमीरों की हालतें ऐसी कर दी थी कि अमीर जो है वो शुद्ध रूप से बलबन के है ना सेवक बन गए थे बिल्कुल ही। यूं उसकी हाँ में हाँ ही मिलाना वो होता है ना, एक वो आदत पड़ जाती है आदमी की धीरे धीरे करने के बाद में। तो बस ये जो बलबन की ये वाली कुछ लाइनें हैं जो आप याद रखना, जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई। और फिर उसने कहा आज के बाद में तुम लोग मुझसे आई कांटेक्ट करोगे नहीं, और कभी कोई अर्जेंट काम है तो करोगे, वरना हमेशा मेरे सामने हाथ यूं रख के यूं झुक के खड़े रहोगे बिल्कुल। और जितना मैं कहूं उसी बात पे बस केवल इतना ही बोलना है, बस आदेश, आप तो बताओ। फिर ये कहता था, ये रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था, ठीक है, ब्लू ब्लड थ्योरी। ये कहता था कि जो अच्छे खानदान में पैदा होता है ना वही शासन कर सकता है, वही होता है, तो रक्त की शुद्धता होती है। तो वो कहता था कि कुछ लोग होते हैं जिनका रक्त बहुत ज्यादा प्योर होता है, और कुछ लोग जो होते हैं उनका रक्त बहुत ज्यादा मतलब है ना गंदा होता है। अब ये पता नहीं भगवान जाने किस आधार पे कहता था, ये मतलब है ना उसके खुद के व्यक्तिगत विचार थे। तो वो भारतीयों के बारे में तो बहुत ज्यादा बुरा स्टेटमेंट देता है। भारतीयों के बारे में तो मैं तो जब भी यहाँ पे अपन जब भी डिस्कस करते हैं बलबन को, तो मेरी तो कहने की इच्छा होती भी नहीं है, लेकिन फिर वही लगता है डर के कभी यदि कोई सवाल आ ही गया, क्योंकि बलबन जो है वो मतलब कई लोगों का फेवरेट है मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। कई लोग मतलब जो भी पेपर सेट वगैरह करते हैं तो ये जिल्ले इलाई वाले नियामत खुदाई वाले इसके प्रश्न हमेशा आते ही रहते हैं। क्या पता कभी कोई पूछ भी ले कि सब ऐसा सल्तनत काल के अंदर ऐसा कौन सा एक सुल्तान था जिसने भारतीयों के बारे में कहा था कि जब मैं इन भारतीयों को देखता हूं ना तो मेरी एक एक नाड़ी नाड़ी फड़कने लग जाती है, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर। तो ये बहुत ही जैसे वो सब रेसिस्ट कमेंट था, पर अब था तो था। पर जब इसने रक्त की शुद्धता की बात की तब लोग यूं पीछे थोड़ी सी फुसफुसाहट करी कि साहब रक्त की शुद्धता की बात कर रहे हो और आप रो शरीर आप रो ढंगडाड़ो देखे लागे को नहीं आप कोई बहुत ज्यादा बढ़िया जगह में आया हो, यूं लागे जो कटू लाया हुए जो मोडई। इसका मतलब कि लोग आपस में फुसफुसाहट करने लगे कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जबकि इसका खुद का शरीर देख लो, इसका खुद का हुलिया देख लो, इसको देख के लगे नहीं इंसान है, इंसानों के रूप में ये है ना एलियन है एक प्रकार का, और यही बातें कर रहा है साहब ऐसे होता है, ब्लू है ना ब्लड होता है, रक्त की शुद्धता होती है ये वो। तब इसने एकदम से बलबन ने कहा मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में ऐसे कुछ न कुछ बातें करोगे, इसलिए एक बात ध्यान रखना, मेरा संबंध जो है वो ईरान का सबसे प्रसिद्ध वंश हुआ है, आफ्राशियाब या अफराशियाब वंश, ठीक है। तो इसने कहा कि मेरा संबंध जो है वो ईरान के प्रसिद्ध वंश अफराशियाब वंश से है। अब ईरान के अंदर देखो साहब ये तो है कि अफराशियाब वंश जो है वो एक है ना फेमस डायनास्टी रही है। अब इसने कहा तो राजा ने कौन के, अब इसने कह दिया कि मैं तो हूं अफराशियाब वंश का तो हूं, तो लोगों ने कह दिया ठीक है अब आप कह रहे हो तो मानते हैं आपको, और तो क्या। तो इसने अपना खुद का संबंध जो है वो ईरान के प्रसिद्ध अफराशियाब वंश से बताया था, ठीक है। तो इसने कहा कि मेरा संबंध जो है वो अफराशियाब वंश से बताया इसने। फिर मैंने इसके बारे में कुछ बातें आपको बताई दी, रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था, ठीक है। फिर इसको डेकोरम का बहुत भयंकर शौक था, ये तो इसका पॉजिटिव था। इसने कहा कि दरबार अपना इतना भव्य होना चाहिए, फोरोपतलो आदमी सामान्य आदमी तो अंदर घुस ही जाए ना तो वो दरबार की भव्यता देखकर ही उसका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो साहब इसने अपने दरबार को भव्य तरीके से सजाया, मतलब इसने कहा भव्यता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लग्जरियसनेस इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिसकी कोई हद ही नहीं है, ये साहब इसने ये भी किया। फिर इसने अपनी खुद की सिक्योरिटी के अंदर अफ्रीका से बॉडीगार्ड्स मंगवाए। अब आप देखो बलबन की हाइट तो इतनी सी कम और वो अफ्रीका से बॉडीगार्ड्स आए, उनकी सबकी हाइट इतनी ज्यादा। अब उसके बाद में इसने अपने दरबार के अंदर उन सारे बॉडीगार्ड्स को खड़ा किया और कहा कि तुम लोग एनी टाइम हाथ के अंदर खुले फर्श से, ठीक है, मतलब खुले हथियार लेके के साहब मतलब खड़े रहोगे। तो वो किसी ने कहा साहब इसकी जरूरत कहाँ है, आपको दरबार में तो आप सेफ ही हो। तब ये बलबन कहता माहौल बने, इससे क्या एक माहौल बनता है, कोई आदमी यूं आए चारों तरफ देखे कैसे यूं पूरे पूरे हाथों में यूं खुले यूं हथियार लिए हुए नंगी तलवारें लिए हुए खड़े हैं, और सब उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सब मतलब है ना वैसी कि कोई थोड़ा बहुत भी फड़फड़ करे तो हाथ ही मार दे। तो इससे क्या माहौल बनता है, तो माहौल तो बनता ही, आपको बताइए अपन लोग देखते हैं कमांडो,
तो वो कमांडो कोई अपने घर पे इतने सब खतरनाक थोड़ी होते हैं, वो भी अपनी तरह हार्ड मास के पुतले हैं, वो भी हंसते हैं, खेलते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, भागते हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाया जाता है भी ब्लैक कपड़े पहनोगे, ब्लैक कपड़े भी कैसे, काले पहनोगे, अच्छा आज मेरे भी ब्लैक ही पहना हुआ है क्या, काले पहनोगे, सिर के ऊपर कफन बांध के रखोगे, ठीक है, सिर के ऊपर कफन, और चेहरों के ऊपर साहब वो मतलब आपकी जो एक है ना वो पूरा पूरा चश्मा, सब है ना, चश्मा किस लिए, क्योंकि अपने को पता है आंखें भी बोलती है, कई बार कोई आदमी हंसने वाली बात कर दे तो सब आंखों से भी कई बार हंसी आ ही जाती है, आदमी का सही थोड़ी सी मतलब आंखें थोड़ी सी चेंज हो ही जाती है, तो आंखें भी दिखनी नहीं चाहिए, तो आंखें भी किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने का एक रास्ता होती है, इसलिए कमांडो जो है वो आप देखना हमेशा ब्लैक, आप सब है ना देखे हुई है, तो वो ब्लैक कलर के जो है वो पूरे चश्मे लगा खड़े रहते हैं, जरूरी भी है, क्योंकि भारतीय राजनीति के अंदर तो आप देख लो, राजनेता स्टेज से ऊपर से ऐसे ऐसे कमेंट और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पीछे बेचारा जो भी आदमी खड़ा होता है उसको बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है, यार करें क्या अपन, मतलब ये तो बोल लिए, अब पर अपने को बिल्कुल ऐसे ही रहना है, अपने तो कुछ सुना ही नहीं। तो खैर बलबन ने भी ऐसे कैसे माहौल बनाया, अफ्रीका से बॉडीगार्ड्स मंगवाए, उनके हाथ में खुले हथियार दिए और ऐसे ही खड़े रहोगे। फिर वो तो जो है ना वो सब वो जो बर्नी एक मतलब है ना इंटरेस्टिंग किस्सा बताता है कि बलबन को सुल्तान बनने के बाद में बहुत कम लोगों ने देखा, बलबन को पसंद नहीं था, इसलिए बलबन जब भी निकलता था बाहर तो वो बलबन बिल्कुल इस तरीके से निकलता था कि बीच में तो बलबन चलता था, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है वो घेरा बनाकर बॉडीगार्ड्स, और वो भी एक घेरा नहीं 3 घेरों के अंदर, और इसने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा हुआ था बीच में, ये जो है ना साहब ये जो बलबन है, और इसने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा हुआ था कि जब भी मैं कभी बाहर निकलूं तो मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए, या फिर कोई भी मुझे है ना देखे नहीं, बस केवल एक माहौल होना चाहिए कि हाँ ये जो ब्लैक कमांडो जा रहे हैं, इतने सारे बॉडीगार्ड्स जा रहे हैं, ठीक है, 3 लेयर्स के अंदर, इसके बीच में बलबन है, तो लोग यूं बलबन को देखने का सब है ना प्रयास करते थे, इससे भी थोड़ा माहौल बनता है, इससे भी थोड़ा क्या ये बनता है माहौल। फिर वो तो है ना बर्नी कहता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि उसकी हाइट इतनी कम थी, बलबन को इस बात का अफसोस था, तो वो सब बलबन करता क्या था, ये उसका मुंह है, इसके ऊपर ये मुकुट पहनता था, तो सामान्यतः मुकुट जो होता है वो आप कितने मान लो 3 इंच का, 5 इंच का, 10 इंच का मान लो, पगड़ी मान लो इतनी सी है, पर ये जो मुकुट पहनता था ये इतना लंबा होता था कि बलबन इसको आप मानोगे नहीं, ऐसा बर्नी कहता है कि उसको पकड़ के चलता था वरना गिर जाए, और वो कहता है बर्नी कि इसकी मुकुट किससे यहां से लेकर यहां तक की जो है ना लंबाई है वो 1 मीटर से भी ऊपर थी, मतलब मान के चलो 2.5-3 फीट का वो केवल मुकुट पहनता था, मुकुट इसलिए ताकि जब भी इधर उधर जाता था तो इसके मुकुट का ऊपरी हिस्सा किसी न किसी को दिखाई देता था, तो वो चिल्लाता था वो देखो बलबन, वो देखो बलबन, तो लोग कहते कहां पे, अरे मूर्ख वो देखना मुकुट दिख रहा है, तो मुकुट के नीचे बलबन है, अब उनको कौन बताए भाई साहब है ना मुकुट तो दिख रहा है पर बलबन इससे 1 मीटर नीचे है, तो ऐसे खूब नाटक करता था बलबन। खैर तो ये सारी जानकारियां जो है वो बर्नी देता है हम लोगों को। तो ये आप लिख लेना एक बार वापस फटाफट रिपीट कर देता हूं, ठीक है। राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास करता था, अपने आप को इसने जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई बताया, जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, शेडो ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है, और इसका संबंध जो है वो ईरान के आफरासिया वंश से था, ऐसा इसने खुद ने कहा। फिर अपन लोगों ने एक बात सुनी होगी शाहनामा के बारे में, शाहनामा है ना फिरदोशी, तो सब इसने जो है वो फिरदोशी की शाहनामा के अंदर इस आफरासिया वंश का उल्लेख मिलता है, वो भी आप ध्यान रखना यहाँ पे। फिर तो बलबन ने एक दिन हद्दी कर दी इसी ट्रेंड के अंदर, कैसा बलबन को ऐसा लगा कि कुछ अमीर उसका विरोध कर रहे हैं, मतलब है ना अमीरों के दिमाग में उसका विरोध है कहीं न कहीं, तो फिर बलबन ने अमीरों के विरोध का दमन करने के लिए एक नई टेक्निक लेके आया एक दिन, और इसने कहा दरबार के अंदर कि आज से अपन यहाँ पर ईरानी रीति रिवाजों को आरंभ करेंगे। एकदम से दरबारी हक्के बक्के हो गए, दरबारी का ईरानी रीति रिवाज, एक्चुअली ईरानी रीति रिवाज जो है वो मूल रूप से है ना शियाओं के है, ठीक है, जबकि अपने सल्तनत काल के अंदर जितने भी शासक हुए हैं वो सारे के सारे सल्तनत काल या फिर मुगल काल वो सारे के सारे सुन्नी थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई अपन ईरानी परंपरा अपने क्यों, लेकिन बलबन ने कहा मैंने कहा है ना अपना नहीं है मतलब अपना नहीं है। अब बलबन के आगे कौन कुछ बोले, तो कहा ठीक है साहब क्या क्या अपनाएंगे, तो फिर इसने कहा एक तो अपन ऐसा करेंगे सिजदा करेंगे। लोगों ने कहा साहब ये क्या होता है, तो वो बलबन ने कहा वेट करो सब कुछ बताऊंगा, सबको समझाऊंगा। तो वो अब देखो बहुत सारे लोगों को पता था कि सिजदा क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको थोड़ा कम पता था,
तो वो है ना बलबन ने कहा देखो सुल्तान जो होता है वो जिल्ले इलाही नियाबत खुदाई होता है। वो तो एक कहते हैं ना कि आप एक झूठ को सुबह से लेकर शाम तक 10 बार बोल दो और कई महीनों तक बोलने लग जाओ, आपको वो सच लगने लगेगा। मतलब एक झूठ को भी यदि आप ईमानदारी से कई बार बोलते हो ना तो वो आपको सत्य प्रतीत होता है। तो कहते हैं बलबन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। बलबन धीरे धीरे यूं उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि वो वास्तव में जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई है, क्योंकि वो इस बात को दिन में 10 बार रिपीट करता था, हर सैनिक के आगे बोलता था, हर अमीर के आगे बोलता था कि तुझे पता है मैं जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई हूं। तो वो अमीर कहते हाँ साहब पता है, 50 बार तो वीडियो के अंदर नरेंद्र ने बोल दिया, याद हो गया मैं, अब क्या चाहते हो आप। तो बस वो बलबन कहता यही चाहता हूं मैं। इसलिए तुम्हें पता है आज के बाद में तुम लोग सुल्तान का सम्मान करोगे, इसलिए जब भी सुल्तान के सामने मिलने आओगे तब तुम लोग सिजदा करोगे। तो वो किसी ने पूछा साहब रहना कैसे, कि जब भी तुम लोग आओगे सुल्तान के आगे साहब तो घुटनों के बल पर बैठकर झुकना पड़ेगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करते कुछ लोग मंदिरों के अंदर। अमीरों का साहब क्यों हमें बुढ़ापा में दुख दो, हमें तो मतलब उबा में बैठवा में तकलीफ आवे, मतलब क्यों साहब आप लेना बुढ़ापे में दुख दे रहे हो, खड़े होने में बैठने में प्रॉब्लम आती है, अब आप कह रहे हो सिजदा करें। वो नहीं होता अपने जैसे अपने जो हिंदी गानों के अंदर आता है सजदा करें सजदा करें, तो वही होता है सिजदा, कि सुल्तान के आगे सब घुटने टेकना, घुटनों के सब बल पर बैठना, पूरे हाथ यूं नीचे करके। तो वो बलबन ने कहा सुनो तो सही आगे वाला, अभी तुम लोगों को सिजदा, अभी तुम लोगों को खराब लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद में सिजदा तुम्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने कैसे, कि आज के बाद में तुम लोग है ना कल से आओगे ना तो सब पैबोस या पाइबोस भी करोगे। तो वो किसी ने कहा साहब है ना इसमें क्या, तो सुल्तान के अंगूठे को किस करोगे, चूमोगे है ना, पप्पी लोगे किस अंगूठे की। अमीरों का साहब हद है यार, आप वास्तव में सही कह रहे थे, सिजदा ठीक है, सिजदा तक अच्छा है, ये जो सुल्तान के अंगूठे को किस करना इतना कोई मतलब है ना करवाता है क्या। बलबन ने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा कल से तुम लोगों को। तो कहते अमीरों की हालतें खराब हो गई, अब बेचारे बुजुर्ग भी थे, बूढ़े ठाडे थे, अब और सुल्तान के आगे घुटने टेको, और घुटने टेकने के बाद में माथा टेको, और माथा टेकने के बाद में खड़े हो जाओ, और उसके बाद में लाइन में लगो, लाइन में लगने के बाद में वेट करो कब आपका नंबर आए। किस लिए, सब पेबॉस करने के लिए, पेबॉस। अब देखो बलबन भी निकम्मा था, बलबन अपना वो जो जूता खोल के पैर यूं आगे फैला के रखता था और कहता लो आओ, और अब सब इसको किस कर करके जाओ एक बार। उसमें बेचारे अमीरों को मौत मौत आती थी। आप भी सोचो अपने को कोई ऐसे करवाए तो, कोई मतलब ढंगा आदमी हो तो करे ही नहीं, लेकिन अब अमीरों आते थे, अमीरों किस करते थे, एक के बाद में दो, दो के बाद में 3 4 5, तो वो अमीर अब उसको अंगूठे को देख देख के अमीरों को सूग आती थी। अमीर कहते यार कितना घटिया आदमी है, मतलब ये इससे पहले वाले अमीर किस कर रहे हैं, कोई साफ तरीके से कर रहा है, कोई पता नहीं कैसे ही कर रहा है। तो कहते हैं अमीरों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था बिल्कुल ही। अमीरों को लगता था यार कहाँ फंस गए, मतलब वो तो कहते हैं मतलब अब तो सब अमीरों के दिमाग से षड्यंत्र विरोध सब है ना चले गए साइड में। अब तो अमीर एक ही बात करे केवल सिजदा और पे बोस की, घर पे जाए तो ही सिजदा और पे बोस, मार्केट में जाए तो कोई भी आदमी आपने जैसा मजे लेने के लिए पूछ ले क्या साहब मैंने सुना है आजकल आप यार खूब सिजदा पे बोस करने पड़ते हैं। अमीर कहते हैं हाँ हाँ करना पड़ता है, क्या ही करें है ना, मजबूरी है। तब लोग यूं हंसते थे। तो कहते धीरे धीरे जो है वो अमीरों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया बिल्कुल ही। और जब आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है ना, तब आप कहीं ना कहीं आगे वाले आदमी गुलाम बन नहीं जाते हो। तो इस प्रकार से अमीर जो है, जो पहले बलबन के खिलाफ दिमाग में कुछ न कुछ रखते थे कचरा, वो सारा हो गया साफ। अब तो वो केवल इसके इर्द गिर्द ही घूमे। तो अपन देखेंगे इसने ईरानी रीति रिवाज और प्रथाएं आरंभ की, जिसके अंदर सिजदा और पैबोस, इसके अलावा तुलादान और एक नौरोज का त्योहार जो है ना वो सब इनका हैप्पी न्यू ईयर होता है। ठीक है, तुलादान का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जो है ना तराजू होता है, उसमें एक तरफ व्यक्ति बैठेगा और दूसरी तरफ उसके वजन के बराबर कुछ न कुछ चीजें तोल के उनको सब गरीबों में बांटेंगे। जैसे अपन देखते हैं कई बार लोग जो ब्लड कैंप लगाते हैं तो उसमें भी जो है वो एक तरफ सब किसी एक व्यक्ति को बिठाते हैं, दूसरी तरफ उतनी कुत्ती जो है ना यूनिट ब्लड देते हैं। या फिर हमारे उस तरफ होता है पश्चिमी राजस्थान की तरफ के जब भी सब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो लोग गांवों के लोग जो होते हैं वो सब नेताजी को है ना सिक्कों से तोलते हैं पूरा। नेताजी 80 किलो के तो पूरे 80 किलो सिक्के लेके आएंगे, तोलेंगे और उसके बाद उनको गरीबों में बांटते हैं। तो ये होता है तुलादान। ठीक है, और ये नौरोज या नवरोज का त्योहार तो ये भी इसने जो है वो सब मनाना आरंभ किया था। मुहर्रम, ताजिया भी इसमें आप ऐड कर लेना, वो भी इसने आरंभ करवाया था। फिर ये अपने कुछ बातें हो रखी है इसलिए मैं फटाफट एक बार देख लेता हूं। ठीक है, इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया बहुत ज्यादा। ठीक है, he decorated his imperial court grandly,
फिर अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया, अपॉइंटेड या रिक्रूटेड अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स माहौल बनाने के लिए, ठीक है। फिर ही बिलीव्ड इन ब्लू ब्लड, तो ये रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था। फिर अब इसके सामने एक और समस्या आएगी, चालीसा दल, क्योंकि अपने को पता है कि बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम है, चालीसा दल का सदस्य है। और अब वो जो बाकी वाले लोग, कई तो मर गए थे खैर, पर कई लोग अभी भी जिंदा थे, उसमें बलबन जूनियर था, ठीक है। अब उसके बाद में उसका राइज हुआ, वो एक बात अलग है, लेकिन वो जो सब चालीसा दल के सीनियर थे ना, वो कहीं न कहीं बलबन का इतना सम्मान करते नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि यार काले रो छोरो है, कल का टाबर है, हमारे सामने तो आया था, अब क्या ही, ठीक है सुल्तान बन गया तो बन गया। तो इस कारण से वो जो सीनियर लोग थोड़ा सब है ना बलबन को आंखें दिखाते थे, है ना, सब वो जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कभी कभार। इसलिए बलबन ने कहा कि यदि अपने को अपना पावर स्थापित करना है तो इनका दमन करना पड़ेगा, ये जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है, वरना ये लोग जो है वो कहीं न कहीं अपने को दुख देंगे। तो साहब इसने चालीसा दल का जो है वो दमन किया। तो एक कोई अमीर था जिसका नाम था बकबक, ठीक है। तो वो जो बकबक था उसका नाम शायद तक बकबक इसलिए रखा होगा, बहुत ज्यादा बोलता होगा बचपन में, इसलिए घर वालों ने रख दिया बकबक, ठीक है। तो सब वो जो है ना बकबक था। तो बकबक ने एक दिन जोश में आके अपने किसी गुलाम को पीट लिया। जब उसने गुलाम को पीटा तो नेक्स्ट डे जब ये बात मतलब है ना बलबन को सब है ना वो जैसे ही पता लगी, तो फिर बलबन ने कहा ये एक चांस है यार। तो बलबन ने अपने लोगों से भेजकर उसको गुलाम को कहा तू है ना आके शिकायत कर। तो अब सब गुलाम को ही लगा, बलबन ने खुद ने कहा था अपन जाके शिकायत करते हैं। तो वो सब गुलाम गया काजी के पास में, काजी को जाके साहब है ना शिकायत करी कि साहब मेरे अमीर है ना साहब वो जो बकबक ने मेरी पिटाई कर दी। काजी साहब को पहले से ही पता था, इसलिए काजी साहब ने फाइल ट्रांसफर कर दी बलबन के पास में। कहा यार थोड़ा बड़ा मामला है, इसलिए वो डायरेक्ट बलबन इसकी सब सुनवाई करेगा। तब बलबन ने बकबक को बुलाया और कहा क्या भाई बकबक तूने यार अमीर को पीट दिया। तब बकबक ने बहुत ही आसानी से जवाब दिया, हाँ पीट दिया, मेरा गुलाम है, और जो गुलाम होता है वो है ना उसके मालिक की है ना प्रॉपर्टी होता है, ये बात तो सही है, इसलिए मेरा गुलाम है, मैं भले मेरे है ना वो सब गुलाम को पीटूं मारूं, आप होते कौन हो बोलने वाले। तब बलबन ने कहा देख भाई बकबक ऐसा है कि डेफिनेटली ये आदमी तेरा गुलाम है, तेरी मतलब है ना प्रॉपर्टी है, पर तू ऐसे मारेगा और पीटेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ह्यूमन राइट्स नाम की भी चीज होती है भाई। तब एकदम से बकबक और बाकी वाले अमीरों के कान यूं खड़े हो गए, अच्छा एक गुलाम का फेवर कर रहा है। फिर उसने कहा तेरे को है ना सजा तो मिलेगी। इस बात पर इसने कुछ कहा, कोई 20 या 25 कोड़े ऐसे कुछ कि इसको है ना बकबक को लेके जाओ 20-25 कोड़े लगवाओ। तो एकदम से बकबक चिल्लाया मैं अमीर हूं, चालीसा दल का सदस्य और मुझे कोड़े मारोगे तुम लोग। तो कहते बलबन को गुस्सा यार, बलबन ने हाथों हाथ जितने भी कोड़े बोले थे उनको डबल कर दिया, कहा पहले जितने बोले थे उसके डबल मारो। बकबक वापस चिल्लाया मुझे इतने कोड़े मारोगे आप लोग। तब वापस है ना बलबन ने कहा खुले चौराहे के ऊपर ले जाकर मारना। तो अब वापस बकबक कुछ बोलने वाला ही था, जितने में किसी ने इशारा किया अरे बकबक अब ये है ना बकबक बंद कर, वरना अब भी ये है ना ये तेरे कोड़े भी दुगने हो जाएंगे और है ना वो सब चौराहे के ऊपर बांध के मारेंगे। तो कहते बकबक को मारा, तो वो तो होता ही है, एक को मारो 10 जने जो है ना सुधर जाते हैं। वो तो एक अक्षय कुमार की मूवी नहीं है, ठीक है, गब्बर इज बैक है क्या है, हाँ उसके अंदर वो कहता है एक बेईमान की आंखें बंद करो 10 बेईमानों की आंखें खुल जाती है। तो वैसे वैसे एक की पिटाई करो 10 लोग समझ जाते हैं, 10 लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये एक्चुअली जानबूझ के हमें टॉर्चर कर रहा है। तो इस प्रकार से इसने चालीसा दल का जो है वो सब है ना इसका दमन कर दिया था, चालीसा दल का दमन कर दिया था। तो हमने लिखा ही सप्रेस्ड चालीसा गैंग, इसने चालीसा दल का दमन किया, इसने अमीर बकबक को सजा दी, अमीर बकबक को सजा दी। फिर एक और कोई अमीर था, ठीक है, उसका नाम था तुगरिल खान। ये जो है सब ये है ना बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का गवर्नर बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये बंगाल के अंदर ये था और इसने बंगाल में जो है वो बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और बलबन ने इसके विद्रोह का दमन भी बहुत ज्यादा स्टाइल से किया, ठीक है। तो वो तो सामान्यतः तो अपन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो इतना ही लिखते हैं कि तुगरिल खान ने बंगाल में बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, पर जब इस हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पुराने रेफरेंसेस वगैरह देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि बेचारे ने इसने विद्रोह किया नहीं, इससे विद्रोह करवाया गया। इससे विद्रोह करवाया किसने? बलबन ने खुद ने करवाया, क्योंकि बलबन को पता था कि तुगरिल खान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और ये आने वाले समय में अपने को दुख देगा। तो आने वाले समय में मतलब अपने को दुख दे, इससे बढ़िया है कि अभी कुछ ऐसी हरकतें करो कि ये ना विद्रोह कर दे अपने खिलाफ। कई बार नहीं होता अपने स्कूलों में कॉलेज में कि आपको पड़ोसी से लड़ाई झगड़े करने होते हैं, तो आप मतलब करते क्या हो,
उसको यूं बैठे बैठे कहीं चूंटी पर उसके है ना कभी उसे सब ऐसे यूं पेट में अंगुली डालोगे या फिर कभी उसको यूं ठोकर वोकर मारोगे तो वो आगे वाला बेचारा थोड़ी देर सहन करेगा करेगा फिर वो फाइनली आपके विरुद्ध बोलेगा। तो वैसे वैसे बलबन ने जानबूझकर तुगरिल खान को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया। पहले तो पावरफुल बनाने के बाद में उसको बंगाल के अंदर ऐसा एहसास दिलाया कि तू बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सब तुगरिल को लगा भी सही। उसके बाद में बलबन के खुद के एक दो लोग जब उधर उधर घूमने के लिए गए तब उन्होंने कहा अरे यार तुगरिल भाई साहब आपके तो ठरके ही नहीं आ रहे यार, आप तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तब इसको तुगरिल खान को भी लगा हाँ यार अपन कौन से कम है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखना ये जिस बंगाल की बात कर रहे हैं ना, ये जब हम लोग कहना बंगाल की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आता है केवल वेस्ट बंगाल, जबकि उस जमाने का बंगाल का मतलब है सब वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र, असम के क्षेत्र। तो ये अपने आप में पूरा एक नेशन बनता है। ठीक है, इतना बड़ा था बंगाल और वहां से लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा आता था। तो सब तुगरिल को गलतफहमी हो गई, तुगरिल को लगा अपन पावरफुल है और तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। तुगरिल ने जैसे ही विद्रोह किया तो एक आदमी भागा भागा आया बलबन के पास में, कहा साहब एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है। बलबन ने कहा तू तो खबर सुना, डिसाइड तो मैं ही करूंगा, मतलब खबर अच्छी है एक बुरी है। कि साहब तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। तब बलबन हंसा, अच्छा कर ही दिया फाइनली, बहुत लेट किया। तो वो लोगों ने देखा बलबन की तरफ, यार ऐसे कैसे बातें कर रहा है। तब किसी न किसी को ऐसे ही डाउट हो गया कि अच्छा ये बलबन का ही खुद का कया मतलब किया डराया है पूरा पूरा। ठीक है। अब उसके बाद में अवध का एक अमीर था, ठीक है, उसका नाम था अमीन खान। उसकी और बलबन की भी थोड़ी बहुत बनती नहीं थी आपस में, इसलिए बलबन ने उसको बुलाया और उसको बुला के कहा कि यार तुझे पता है कि उसने तुगरिल ने विद्रोह कर दिया बंगाल में। उसने कहा हाँ सर मैंने जस्ट अभी अभी सुना ही है। तो चलो आप ऐसा करो, आप जाओ वहां पे अपनी आर्मी लेकर और तुगरिल खान के विद्रोह का दमन करो। अब देखो एक तीर से दो दो चिड़ियों का शिकार कर रहा है ये, तुगरिल और अमीन खान दोनों। तो वो बेचारा बोला कि सर तुगरिल के पास बहुत बड़ी सेना है, तुगरिल के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, जबकि मेरे पास इतना सब कुछ है नहीं। तो फिर है ना, तो फिर एकदम से बलबन भड़क गया और है ना, बलबन ने कहा फिर आप किस बात के बड़े सेनापति हो? बड़े सेनापति तो वो होते हैं जो कम संसाधनों के साथ अच्छी लड़ाइयां लड़े, जाओ आप। तो वो गया बेचारा इसके तुगरिल के विद्रोह का दमन करने के लिए। उसकी सेना के अंदर तो बीच में निराशा ही थी रास्ते के अंदर। तो वो सैनिक तो डरे हुए थे और वो सैनिक आपस में बातें करे कि यार अपन एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं जहां पर अपने को पहले से पता है कि अपन हारेंगे और सब मरेंगे। तो एक कोई सैनिक बोला करे अपने को सब है ना वो जो है ना सब ये जो जिंदा रखने से सब मारने से किसको मतलब है। यहाँ से तो एक्चुअली बलबन को इन दोनों से ही दुश्मनी है और बलबन इसलिए एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन के अगेंस्ट यूज कर रहा है। तो वो किसी का यार दुश्मन तो कैसे है, इसके अंडर में आते हैं। अरे कि अपने को ऊपर से ऐसे लगते हैं रिश्ते बहुत ज्यादा सामान्य है, पर इनके अंदर ही अंदर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है। इसलिए वो बस अपन तो गुण है। तो वो किसी सैनिक ने पूछा मतलब, अरे भाई हमारे कहावत है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसते हैं। तो ये तो एक्चुअली इनकी लड़ाई है बड़े बड़े लोगों की, अपन तो यूं ही मरने वाले हैं। तो अब वो सैनिक एक्चुअली उदास मन से ही गए थे। तो वो तो अपने राजस्थानी में कहावत है, रोता रोता जाओ तो मूड और समाचार लाओ। आप पहले से नर्वस होकर ही जाओगे कि भाई अपने को तो वहां पे मरना ही है, तो फिर क्या युद्ध करोगे। तो सब वो जो है अमीन खान तुगरिल के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। असफल रहा, वापस आया, वापस आते ही उसने कहा साहब सॉरी असफल हो गया मैं। बलबन ने कहा ये सॉरी वॉरी शब्द और असफलता मुझे कभी सुनाई देती नहीं है। उसको तो उसको मारना ही था। तो वो बलबन ने हाथों हाथ ताली बजाई, अपने बॉडीगार्ड से कहा इसको उठाओ और उठा के इसको मारो और मारने के बाद में अयोध्या द्वार है वहां पे टांग दो इसको, ताकि लोग आते जाते देखे। ये टांगने का तात्पर्य ऐसा होता है कि फिर उसका अंतिम संस्कार जो जो होता था प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं था। मतलब आपको मार के टांग दिया, उसके बाद में आपके कंकाल वहीं हवा के अंदर ही लटकते रहते थे। तो इससे भी थोड़ा माहौल बनता था। और उस जमाने के अंदर लोग थे भी ऐसे ही थोड़े निर्दयी टाइप के सही थे। तो सब उसको मार दिया। उसको मारने के बाद में फिर इसका बलबन का एक है ना खास व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक मुकद्दिर। मलिक मुकद्दिर को बुलाया, उसे एक बड़ी सी सेना दी और खूब सारे संसाधन दिए और कहा मलिक तू जा। और मलिक ने कहा ठीक है साहब। अब मलिक मुकद्दिर गया। मलिक मुकद्दिर के पास में साहब ने वो जो रिसोर्सेज ज्यादा ही थे, इसलिए उसका जीतना तय ही था। तो उसने बंगाल के ऊपर अटैक किया। बंगाल के ऊपर अटैक किया तो तुगरिल जो है वो वहां से बंगाल छोड़ के जो सब अब है ना आसाम चला गया। आसाम की पहाड़ सब सॉरी पहाड़ियां के आसाम के जंगलों में जाके छिप गया। और जो आसाम के जंगलों में जाके छिपा, तब मलिक मुकद्दिर ने वहां से वापस मैसेज भेजा कि सर एक अच्छी खबर है कि है ना बंगाल वापस हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया। तब बलबन ने उसको वापस रिप्लाई किया, मलिक मुझे तुझसे ये आशा नहीं थी, तूने मेरे ऑर्डर को सही तरीके से कॉपी किया नहीं। एक्चुअली मैंने तुझसे कभी ऐसा कहा ही नहीं मुझे ना बंगाल चाहिए, बेवकूफ, बंगाल तो मेरा था
मेरा है और मेरा रहेगा। मैंने कहा था मुझे मलिक मुकद्दिर चाहिए, तब उसने कहा अरे सॉरी ये जो है ना तुगरिल चाहिए। और फिर उसके बाद में बलबन वापस रिप्लाई करता है रुक मैं खुद आता हूं। तो कहते हैं बलबन अपने पूरे जीवन काल के अंदर सही ढंग से बाहर एक बार ही गया था, मतलब इतना लंबा वहां गए, और वहां जाकर इन्होंने जिन सब जंगलों के अंदर छुपा हुआ था ये तुगरिल और तुगरिल के लोग, उस पूरे जंगल को घेरा। सब किसी ने कहा कि ये है ना पूरा सब है ना, ये जो पूरा फॉरेस्ट है यहाँ कहीं छिपे हुए बैठे हैं वो लोग। तो फिर बलबन ने कहा कि यार अपन इसको ऐसे ढूंढेंगे ना अंदर घुस के, खूब टाइम लगेगा और अपना नुकसान भी होगा, इसलिए अपने पास लोग खूब है, ऐसा करो इस जंगल की कटिंग करवानी स्टार्ट करवा दो चारों तरफ से, चारों तरफ एक सब घेरा बना दो और इसको काटते जाओ, काट काट के आगे बढ़ो। तो कहते जंगल काटते गए, आगे बढ़ते गए, तो जंगल छोटा होता गया, फाइनली तुगरिल और तुगरिल के लोग एक जगह पकड़े गए तो उनको बंगाल लेके आते हैं, बंगाल लाकर उनको सबको मारकर सूली पे चढ़ाते हैं, मतलब टांग देते हैं उनकी सब है ना बॉडी। और वो टांगने के बाद में फिर वापस ये है ना बलबन अपनी जो 8% सेना थी, जो जो उसकी प्रेजेंट आर्मी थी, उसको कहा कि ये जहां पर इनको मैंने टांगा हुआ है ना, इनके चारों तरफ 2-3 बार परेड करो और इनको देखो कि यदि तुम में से भी किसी ने है ना फ्यूचर में मेरे खिलाफ जाने का प्रयास किया तो ऐसे ही हालात पैदा करूंगा, ऐसे ही मारूंगा तुम लोगों को। तो उसके बाद में बलबन के किसी सैनिक ने या सेनापति ने कभी उसके विरुद्ध जो है वो कभी कोई भी है ना विद्रोह करने का प्रयास नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बाद में हालांकि बलबन जो है वो उससे मलिक मुकद्दिर से खुश हुआ था और मलिक मुकद्दिर को उपाधि दी थी तुगरिल कुश की। ठीक है, इसके अलावा अपने कटिहार है एक यूपी के अंदर, और एक अपने जो है ना ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान प्लस हरियाणा के अंदर मेवात, यहाँ पर भी इसके विरुद्ध विद्रोह हुए थे दो। तो इन दोनों विद्रोहों का दमन भी जो है वो साहब है ना बलबन ने इतना ही निर्दयी तरीके से कराया था। तो उसके बाद में इसके मतलब इसके विरुद्ध कोई भी विद्रोह हुआ ही नहीं। सबको पता था कि विद्रोह तो करेंगे अपन, जबकि अपन के चक्कर में अपने घर वाले भी मरते हैं, सारे अड़ोस पड़ोसी भी मरते हैं, रिश्तेदार भी मरते हैं, और सबसे मेन बात है आपकी जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार भी सही ढंग से होता नहीं है, क्योंकि सूली पे चढ़ा देते हैं, फिर वो हड्डियां वहीं मतलब आपस में एक दूसरे से है ना टकराती रहती है। तो ये वाला पेज आप देख लेना एक बार कि दरबार को भव्य रूप से सजाया, अफ्रीकी अंगरक्षक नियुक्त किए, रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था, 40 दल का सब दमन किया, और अमीर बकबक को एकदम से कड़ी सजा दी ताकि बाकी वाले अमीर जो है वो सब सुधर गए। तुगरिल खान ने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, बलबन ने अमीर खान को मृत्युदंड दिया क्योंकि वह तुगरिल खान के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा था। ठीक है, ये मतलब अवध का नवाब था, हालांकि इतना अरे सॉरी ये जो अवध का गवर्नर था, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद हो जाए तो बहुत है। ठीक है, बलबन gave death punishment to Amir Khan because he was unsuccessful to suppress the revolt of Tugril Khan. ठीक है, तो उसको मार दिया। मलिक मुकद्दिर ने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया, जो है ना सेकंड नंबर पे भेजा था, और फिर मलिक मुकद्दिर ने तुगरिल खान के विद्रोह का दमन किया। मलिक मुकद्दिर suppressed the revolt of Tugril. फिर बलबन ने मलिक मुकद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी। बलबन ने मलिक मुकद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी। कुश मतलब है ना वो सब कुचलने वाला, कचरा करने वाला, आगे वाला क्या। फिर अपने जो है ना ये जो है ना मेवात, राजस्थान प्लस हरियाणा का जो क्षेत्र है, और कटिहार यूपी के विद्रोह का दमन भी बड़ी क्रूरता से किया था। बलबन suppressed the revolt of मेवात एंड कटिहार with cruelty. बलबन लोह एवं रक्त की नीति में विश्वास रखता था। बलबन लोह एवं रक्त की नीति में विश्वास रखता था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ही बिलीव्ड इन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। लोह एवं रक्त की नीति का मतलब होता है कि हर समस्या का समाधान जो है वो रक्तपात के माध्यम से करना। मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई एक डेलीगेशन भेज दो और एक कोई है ना समझाने वाला ग्रुप भेजो और उनसे बातें करो, और ऐसा कुछ भी नहीं था। लोह एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था। फिर इसने दो है ना डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किए। एक तो इसने सेना के लिए, सेना देखो पहले भी होती थी, पर पहले उसमें है ना सल्तनत काल के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता नहीं था। उससे पहले अपन लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ के आए, उसके अंदर अपन लोगों ने देखा था सैनिक विभाग होते थे, सब बकायदा उनको पूरा पूरा डिवाइड करके रखते थे। लेकिन सल्तनत काल के अंदर ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता नहीं था। भीड़ होती थी एक, भीड़ ही भीड़ खड़ी है, चलो लूट पाट करते हैं। लूट पाट से मिलेगा क्या? लूट मिलेगी, उसी को अपन आपस में बांटेंगे, ऐसा था सब कुछ ही। बलबन ने पहली बार सिस्टमेटिक एक पूरा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया और उसका नाम रखा दीवान अर्ज।
पिछले साल यही सवाल आया था, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, मतलब वो मतलब ना पिछले साल का मतलब होता है लास्ट एग्जाम के अंदर आरएस के। तो एक इसने फिर वापस स्पाई डिपार्टमेंट गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की थी जिसका नाम था दीवान बरीद। ठीक है, इसने दो दो विभागों का गठन किया, एस्टेब्लिश 2 न्यू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, दीवान अर्ज आर्मी डिपार्टमेंट होता था ये, दीवान अर्ज आर्मी डिपार्टमेंट सैन्य विभाग, और दूसरा है दीवान बरीद गुप्तचर विभाग स्पाई डिपार्टमेंट है ये। तो दीवान अर्ज और दीवान बरीद। फिर इसके साथ ट्रेजेडी हो गई। एक्चुअली ट्रेजेडी तो क्या थी, वो इसका एक बेटा था जो जिसका नाम था महमूद या फिर मोहम्मद। इसने अपने बेटे मोहम्मद या जो है ना ये जो है ना मोहम्मद या महमूद है, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसने कहा मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा महमूद जो है वो सब है ना नेक्स्ट सुल्तान बनेगा। लेकिन ये मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। एक्चुअली कोई सा मंगोलों का अटैक हुआ था, अपन बाद में एक लिखेंगे नीचे स्टार बनाकर ये वाली इंफॉर्मेशन, कि 1258 में जब बलबन सुल्तान नहीं था, जब बलबन नायब मुमलिकात था, ठीक है, नासिरुद्दीन के समय, इस समय इसने मंगोल शासक हलाकू के साथ में एक संधि की थी। हलाकू के बारे में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो इसने मंगोल शासक हलाकू के साथ में या फिर मंगोल नेता हलाकू के साथ में इसने एक संधि की थी। बहुत कलाकार था बलबन, ये कभी हलाकू से मिला नहीं। इसने केवल लेटर और सब है ना पत्र थे, उनके माध्यम से पता नहीं क्या क्या बातें लिखी। हलाकू इससे इम्प्रेस हो गया, हलाकू ने इसके साथ एक पैक्ट कर लिया, कहा भाई ठीक है आज के बाद में हम लोग जो है वो कभी भी दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता था मंगोल बहुत ज्यादा पावरफुल है, यदि मंगोल अटैक करेंगे तो हालत अपनी सब खराब होगी। तो वो संधि हो गई। अब संधि हो गई तो उसके बाद में हलाकू ने अपने जितने भी सेनापति थे उनको सबको एक ऑर्डर भेजा कि आज के बाद में दिल्ली सल्तनत के ऊपर कोई भी सब है ना अटैक मत करना, क्योंकि वहां का जो नायब है वो मेरा परिचित है, कोई जैसे तैसे करके। तो उसके बाद में कोई अटैक हुआ भी नहीं। लेकिन उसके बाद में कुछ छोटी छोटी मंगोल टुकड़ियां थी, वो लगातार दिल्ली सल्तनत का जो बॉर्डर इलाका था वहां पे लगातार रेड करते जा रहे थे, अटैक करते जा रहे थे। जब इसको है ना बलबन को इस बात का पता लगा, बलबन ने कहा यार अपने मतलब उससे है ना पैक्ट हो रखा है, फिर भी मतलब ऐसे कर रहे हैं ये। तो एक दिन महमूद ने क्या हुआ, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनके। महमूद ने कोई न कोई मंगोलों की टुकड़ी थी उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक किया तो उसके बाद में मंगोलों ने फिर वापस एक मास अटैक किया तो उसके अंदर महमूद या जो भी है ना महमूद है वो है ना लड़ता हुआ मारा गया। जब वो लड़ता हुआ मारा गया, तो अब जब ये खबर बलबन के पास में पहुंची तो कहते हैं बलबन इतना समय के साथ क्रूर हो गया था कि वो वाकई में अपने आप को जिले इला नियाबत खुदाई मानता था। तो वो तो जो भी व्यक्ति आया तो कहते हैं बलबन किसी से बातें करता भी नहीं था। बलबन कहता था भाई अपन ईश्वर की छाया है, अपन ईश्वर के प्रतिनिधि है, अपन कोई ऐसे आम पब्लिक से बातें थोड़ी ना करेंगे, अपन एक अलग प्रकार का लेवल है, अपना स्वैग है वो अलग है। ठीक है, तो इसलिए जो व्यक्ति खबर लेकर आया उसको ऐसा लगा था जैसे ही अपन बलबन को कहेंगे कि साहब आपका सबसे प्यारा बेटा, एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ में बलबन टाइम स्पेंड करता था, तो कहते सब जैसे इसको कहेंगे तब ये पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसने आके ही कहा कि सर एक खबर है। तो वो है ना बलबन ने कहा हाँ फटाफट बता। ऐसा महमूद मर गया। तो बलबन को शायद एक बार शॉक तो लगा होगा, लेकिन फिर भी उसने उस पूरे शॉक को सहन नहीं कर लिया एकदम से ही। हो सकता है कुछ सेकंड के लिए एबनॉर्मल हुआ होगा, लेकिन वापस एकदम से नॉर्मल हो गया और कहा हाँ ठीक है तो क्या है, सैनिक और सेनापति होते हैं तो मरते रहते हैं, और वो एक्चुअली मरा है तो शहीद हुआ है। और मैं चूंकि जिले इलाही हूं और नियाबत के दवाई हूं, ठीक है, ईश्वर की छाया और ईश्वर का प्रतिनिधि, और ईश्वर को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं ना उनको भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो लोग हक्के बक्के होके इसको देखने लगे, कैसा बाप है यार, मतलब ठीक है हम लोगों के प्रति तो क्रूर है, जो क्रूर है अपने बेटे के प्रति मर गया और आंख में आंसू नहीं। तो वो तो यूपीएससी के अंदर एक प्रश्न आता है कि सुल्तान बलबन ने मानव बलबन की हत्या कर दी। मतलब एक व्यक्ति है, मानव है ना बलबन ने, और वो कुछ बच्चों का पिता भी है, उसका भी परिवार है, फैमिली है, लेकिन सुल्तान बनने के बाद में उसका एक लेवल उस लेवल तक चला गया था कि वो मानव बलबन को तो मानता ही नहीं था। तो इसलिए फिक्स है ना प्रश्न आता है कि सुल्तान बलबन ने मानव बलबन की हत्या कर दी। यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप ध्यान रखना, सुल्तान बलबन ने मानव बलबन की हत्या कर दी। और वैसे अपने जो ये आरएस के अंदर सिलेबस में भी नहीं है, वरना तो अपन यहाँ पे, और वैसे ये प्रश्न आ भी जाए तो अपने को ये सारी बातें लिखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। खैर अब इसके बाद में एक और ट्रेजेडी हुई। इसका एक और बेटा था जिसका नाम था बुगरा खां, वो है ना बंगाल का गवर्नर था, उसको बुलाया
उसको बुलाने के बाद में बलबन ने कहा कि भाई वो जो तेरा भाई था उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बुगरा ने कहा हाँ हाँ पापा मैंने सुना, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, अच्छा आदमी था। तो हाँ वो तो कुछ नहीं, अच्छा तो था ही, अब ये है कि मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तो बुगरा खां जो है वो एक अलग ही लेवल का था, वो भी थोड़ा खिसका हुआ था। खिसका हुआ क्या था, है ना, फिलोसफर टाइप का सा आदमी था। बुगरा खां के सामने इतना बड़ा ऑफर था कि भाई मेरे मरने के बाद में तू है ना सुल्तान बनेगा यहाँ पे। तो वो बुगरा खान साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना। तब इसने बलबन ने कहा तू पागल हो गया है क्या, लोग सुल्तान बनने के लिए कितने षड्यंत्र करते हैं, कितने लोगों को मारते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, और तेरे सामने खुला ऑफर है, तू मतलब साफ साफ मना कर रहा है। इसने कहा हाँ पापा मना कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं होता आपकी तरह से स्ट्रिक्ट लाइफ में रहना, अपने आप को ये छाया और पता नहीं क्या क्या रहना बताना। मैं तो मेरी जिंदगी जीना चाहता हूँ। आपने तो मुझे ये जो बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा है। आपको तो कोई भी योग्य आदमी मिले तो वहां पे उसको अपॉइंट कर दो, मैं मेरे हिसाब से जिंदगी जीऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा ऐश करूंगा, मेरी जैसे इच्छा होती है सब वैसे मेरे हिसाब है ना रहना है। इस बात पर बलबन और बुगरा खां बाप बेटे के बीच में बहस हुई तो उसके बाद में बलबन ने कहा निकल तू यहाँ से। आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि बलबन को ऐसे है ना वो साहब है ना साफ साफ मना कर दे, पर है ना फिर भी तूने किया है, पर अब तो निकल यहाँ से। बुगरा खान ने कहा ठीक है। अब बुगरा खान चला गया। बुगरा खान सब चला गया। बुगरा खान का बेटा है कैकूबाद, ये आप ध्यान रखना, एक सीक्वेंस है पूरा कि वो सब कैकूबाद मतलब है ना अगला शासक बनेगा। तो ये बलबन का पोता था। वो आता है एकदम से बलबन के पास में और वो बलबन से पूछता है क्या हुआ दादाजी, आपका मूड खराब है। बलबन ने कहा वो है ना तेरा बाप बुगरा, वो यूं करता रहता है, मेरा मतलब मूड खराब। तो वो है ना उसने पूछा कैकूबाद ने क्या हुआ, आप मतलब पूरी बात तो बताओ। तो फिर बलबन ने पूरी बात बता दी। कैकूबाद ने कहा अच्छा ऐसी ही है क्या, आप चिंता मत करो, मैं जाके पापा को समझाता हूँ। तो जा मतलब समझा। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इस बुगरा खां को समझाने के लिए बुगरा खां का बेटा कैकूबाद गया। कैकूबाद गया तो मतलब इसलिए था कि वो जाके बुगरा खां को समझाएगा कि आप है ना सुल्तान बन जाओ। हुआ उल्टा, इस बुगरा खां ने अपनी बातों के दम पे कैकूबाद को समझा दिया का कोई मतलब नहीं है सुल्तान मुल्तान बनने से, क्या ये तुम लोग भी ऐसे घूमते रहते हो। एक्चुअली क्या कैकूबाद का बचपन पूरा बलबन के पास में निकला था, इसलिए ये भी बलबन के साथ में रह रहकर बिल्कुल वैसा ही हो गया था। ये भी अपने आप को छोटी मोटी छाया और छोटा मोटा प्रतिनिधि मानता था। तो फिर बुगरा खां हंसा, कोई मतलब नहीं है रे ये छोटी मोटी छायाओं में और छोटे मोटे प्रतिनिधियों में, ढंग से जिंदगी जियो। तो इनके बीच में एक दार्शनिक वार्तालाप होता है साहब, जिसके ऊपर एक पुस्तक है किरान और सादेन, जो अपन बाद में लिखेंगे, अभी आप तो एक बार केवल सुन लो। तो उसके अंदर इन दोनों का संवाद है, इन दोनों का क्या, इन सब है सब मतलब तीनों का ही। तो खैर बस इतनी सी बातें थी। उसके बाद में क्या हुआ, कैकूबाद और बुगरा खां, तो कैकूबाद को ऐसा समझाया कि सब कैकूबाद है यार, कैकूबाद को लगा हाँ यार दादाजी वाली लाइफ स्टाइल है वो इतनी अच्छी नहीं है, पापा वाली लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा अच्छी है। हालांकि बुगरा खां ने इतना समझाया नहीं था, पर कैकूबाद कुछ ज्यादा ही समझ गया। फिर वो शुरू से इतना डिसिप्लिन और घर के अंदर मतलब कैद हो रखा था कैकूबाद कि आने वाले समय में, हालांकि बलबन मरने से पहले इसका एक और पोता था जिसका नाम था के खुसरो, उसको अपना सब उत्तराधिकारी बनाएगा। लेकिन सब मतलब है ना अमीरों को लगा के खुसरो थोड़ा तेज है, इसलिए के खुसरो को नहीं होकर कैकूबाद को बनाते हैं। कैकूबाद अभी तक घर के अंदर मतलब रहा हुआ था, हमेशा कानून कायदों में बंधा हुआ। तो जैसे ये पहली बार स्वतंत्र होता है तो फिर इसने जिंदगी को जिस तरीके से जीना आरंभ किया, इस तरीके से जीना आरंभ किया, इतने सारे नशे पते करता था, इसको है ना बहुत जल्दी साहब है ना लकवा हो गया था। लकवा हो गया और उसके बाद में इसका कैकूबाद का एक बेटा था नाबालिग, जिसके बारे में स्लाइड मतलब है ना अभी अपन देखेंगे, उसको बनाया गया सुल्तान। वो छोटा सा बच्चा था, उसको सुल्तान बनाया गया। उसका जो ठीक है, उसका जो गार्जियन था, उसका जो संरक्षक था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो बाद में सब जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी और क्यूमर्स की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसको अपन कहेंगे खिलजी वंश। तो एक बार आप ये स्लाइड देख लेना, एक बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि इसने अपने पुत्र महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मोहम्मदिया मोहम्मदिया महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इसने महमूद को शहीद का दर्जा दिया। इसने कहा महमूद शहीद है और कुछ नहीं है। पर हालांकि वो तो इतिहासकार कहते हैं कि ये केवल एक दिखावे की बातें थी। शाम के समय जब बलबन घर पे गया ना, तब बलबन ने अपने आसपास जितनी भी सिक्योरिटी थी जो जस्ट उसके पैलेस के बाहर बाहर खड़ी रहती थी, उनको थोड़ा हटा दिया। कहता तुम लोग आज थोड़ा दूर दूर खड़े हो। और उसके बाद में बलबन जो है अपने कमरे के अंदर मुंह के ऊपर तकिया लगा लगा के पूरी पूरी रात रोता था, ताकि वो जो सब है ना रोने की आवाजें बाहर बाहर नहीं आए। तो वो तो उपमा देता है
कोई, ठीक है, कि साहब इतना रोता था, इसके आंखों से निकले हुए आंसुओं का रेला है ना दरवाजे से बाहर निकलता था। अब आपको भी पता है कि ये बात है ना सही नहीं है, पर ये एक्चुअली उपमाएं होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अंदाजा लगा लो, बहुत ज्यादा रोता था, पूरी पूरी रात रात रोता था। और जब लोग इससे सुबह कहते थे कि भाई साहब आज आपकी आंखें, वैसे तो आंखें इसकी दिखती नहीं थी, पर फिर भी आज थोड़ा है ना चेहरे पे आंखों पे स्वेलिंग टाइप से, तभी कहता हाँ यार ऐसे ही कुछ नहीं, नींद नहीं आई ढंग से, थोड़ी सी मच्छर थे, ऐसा कुछ कुछ बहाना करता था। पर कभी इसने कभी किसी के सामने कहा नहीं कि मुझे मेरे बेटे की याद आती है या फिर मुझे मेरे बेटे का अफसोस है, ऐसा इसने कभी नहीं किया। तो इसने अपने बेटे मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया। फिर बलबन ने के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उससे पहले इसके पुत्र बुगरा खान ने अगला उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था। ठीक है, तो he declared his son महमूद as his successor. ठीक है, महमूद died while fighting with Mongol against Mongol. He gave महमूद the status of a martyr. तो शहीद का इसको दर्जा दिया। बलबन declared के खुसरो as his successor. के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। His son बुकरा खान denied the request of बलबन to become the next ruler. तो इसने तो मना ही कर दिया था। ठीक है, बुगरा खान ने। बुगरा खान के बारे में अपने कैकूबाद की बात हो गई, और भी बात है थोड़ी, वो अपन बाद में करेंगे। इसने कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया, ये इसकी विशेषता थी। इसकी जो बाउंड्री थी, इसका जो बॉर्डर था, उसके अंदर अंदर ही रहा। इसने कहा बाहर अटैक करने से कोई मतलब नहीं है, अपने तो केवल यही। इसने कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया। 1258 बलबन ने मंगोल शासक हलाकू के साथ संधि की थी। एक स्टार लगा के अपन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ याद आता है इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वरना कई बार जो है वो पहले भी लिखवा लेते हैं। ठीक है, बलबन हैज डन अ ट्रीटी विथ मंगोल लीडर हलाकू या हुलागू, हलाकू या हुलागू। फिर आता है कैकुबाद। नेक्स्ट शासक जो कौन आएगा? कैकुबाद। कैकुबाद के बारे में मैंने आपको कहा। अपन भी देखते हैं, जो बच्चे शुरू से घर में माँ बाप के ज्यादा कंट्रोल में रहे हुए होते हैं, वो जब यहाँ जयपुर पढ़ने के लिए आते हैं कॉलेज में, तो उनके है ना बिगड़ने की संभावना थोड़ी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। एक थोड़ा बच्चों को शुरू से ही घर से ही हल्की सी छूट वूट मिली हुई होती है ना, तो उनकी बिगड़ने की संभावनाएं भी कम रहती थी। तो कैकुबाद की लाइफ पहले बहुत ज्यादा वैसे थी डिसिप्लिन के अंदर। अब ये जैसे आता है सत्ता के अंदर, अब इसको बोलने वाला कोई नहीं है, तो ये बहुत ही जल्दी आलसी हो गया था, नशेड़ी हो गया था। इस कारण से इसको लकवा हो गया। तो अमीरों ने क्या किया, एक्चुअली क्यूमर्स को जो है वो सुल्तान घोषित कर दिया। क्यूमर्स इसका नाबालिग तो क्या, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो फिर है नेक्स्ट अपना क्यूमर्स। नेक्स्ट कौन है? क्यूमर्स। तो इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था। तो एक मूवी नहीं आई थी पद्मावत, उसके अंदर जलालुद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था रजा मुराद ने, तो वही जलालुद्दीन खिलजी। इसका संरक्षक जो है वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन ने जो है वो क्यूमर्स की हत्या करवा दी। हालांकि जलालुद्दीन के बारे में कहते हैं जलालुद्दीन क्यूमर्स को मरवाने का इतना पक्ष में नहीं था, उसकी इच्छा थी मत मारो, बेचारा बच्चा है, बैठा है। पर ये क्या समय के साथ ये भी पहले तो क्रूर रहा होगा, पर समय के साथ थोड़ा बुजुर्ग भी हो गया था। अब इसको ऐसा लगता था कि यार बलबन अपने मालिक है, अपने हमेशा ही बलबन का नमक खाया है, और वो पहले होता भी ज्यादा ही था। आज भी जो भी अच्छे लोग होते हैं, खुददार होते हैं, उनमें होता ही है कि इनका यार नमक खाया हुआ है, इनका एहसान है, कैसे मारे। तो वो जलालुद्दीन तो थोड़ा कंफ्यूज रहता ही था कि यार इसको क्या करें, मारे या नहीं भी मारे। लेकिन यंग खिलजी, युवा खिलजी जो थे, उनका लीडर था रणवीर सिंह अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बाकी वाले युवा आके हमेशा ही इसको कहते थे कि चाचा जी मौका है, एक चौका मार लो। ये कहता है नहीं यार, सोच रहा हूं मैं अभी यार के मतलब कैसे मारूं, बलबन मेरे मालिक थे, मैंने यार है ना बलबन की सेवा करी है, अब तुम लोग कह रहे हो उसके पूरे परिवार को मार दूं। तब वो एक दिन उसने अलाउद्दीन खिलजी बाकी वाले जितने भी युवा थे, उन्होंने उसको जलालुद्दीन खिलजी को कन्विंस किया कि देखो साहब इसका मरना तो तय है, आप नहीं मारोगे तो और कोई मारेगा, और नहीं मारेगा कोई तो और कोई न कोई मारेगा, क्योंकि सबको पता है कि उमर छोटा सा बच्चा है, इसको कैकुबाद को लकवा हो गया है, ये तो पूरा बेड के अंदर पड़ा है, इसलिए बस अपने पास थोड़ा है कि चांस थोड़े ज्यादा है, बाकी आप देख लो आपकी इच्छा। तो भाई एक दिन इसने जलालुद्दीन खिलजी ने कह ही दिया, देखो भाई मैं तो अब 70 साल का हो गया हूँ डोगरा, अब मेरे से ज्यादा कोई डिसीजन ऐसे लिए नहीं जाते, और मुझसे ऐसे ऑर्डर भी सब ऐसे थोड़ा देना मेरे लिए मुश्किल होता है। तुम लोग युवा हो, यंग ब्लड हो, यदि तुम लोगों को उचित लगता है तो देख लो। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, अरे देख लेंगे, आप तो केवल एक बार मुंडी लो, बस यस कर दो, आपको यस बोलने में भी है ना प्रॉब्लम है, तो आप तो केवल यूं कर दो एक बार, हम सब कर देंगे। उसके बाद में इसने एक दिन ऑर्डर दे ही दिया, चलो जाओ।
तो जो सब युवा खिलजी गए, युवा खिलजी ने जाके पूछा कहाँ है सुल्तान, कहाँ है? तो सुल्तान सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो दो जरा सुल्तान को गोदी में थोड़ा वॉक करवा के लेके आते हैं। तो बेचारे क्यूमर्स को लिया गोदी में और फिर वॉक पे लेके गए थे। पता नहीं बेचारे को कौन सी वॉक पे लेके गए और उसको कौन सी वॉक पे भेजा, आज तक वापस आया नहीं। तो इसी के साथ जो है वो आपका दास वंश या गुलाम वंश वो होता है समाप्त। और आगे अपन पढ़ेंगे जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल की क्लास के अंदर, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते।